हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं वापस से ताराचंद सर आपके सामने। हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाट इज अकाउंटिंग। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल, हमने ये देखा था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और हम चलते हैं अपने अगले टर्म की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, हमारे फर्स्ट वीडियो में, व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है, तो हमने देखा था अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमारे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शन को लिखना इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। हमने ये देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज कैपिटल। तो व्हाट इज कैपिटल, इसका आंसर हमने ये देखा था कि कैपिटल मींस मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस। ओनर बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसे बोला जाता है इज कॉल्ड एज कैपिटल। एंड हमने ये भी देखा था कि इट इज अ फंड विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड टू रन द बिजनेस। ठीक है, और हमने एक एग्जांपल भी देखा था, एक केस स्टडी भी लिया था कि ड्यू टू प्रॉफिट द वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस एंड ड्यू टू लॉस इट इज डिक्रीजेस। हमने ये भी देख लिया था। ठीक है, हमारे आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटी। तो चलते हैं लायबिलिटी की तरफ। अब लायबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? तो लायबिलिटी, ये जो शब्द है ना लायबिलिटी, इस शब्द को आप गुनगुना के देखिए और थोड़ा सा ना प्यार से गुनगुनाइए, ऐसा बर्डन लेके मत गुनगुनाइए। हाँ, तो प्यार से गुनगुनाइए। liability, liable to pay is called as liability। क्या बोला वापिस एक बार? liability, my liability, liable to pay amount which I am liable to pay is called as liability। वैसे दोस्तों लाइबिलिटी टर्म कोई नया नहीं है। लाइबिलिटी ये टर्म हमारे घर पे भी यूज होता है। डेली लाइफ में कितने तो भी बार हमारे बड़े लोग इस टर्म का उपयोग करते हैं। जैसे सपोज एक किस्सा लेते हैं। सपोज आप में से कोई पप्पू अपने पापा के पास गया। उसके पापा ने अभी अभी बैंक से लोन लिया है, बिजनेस के लिए लोन लिया है 30 लाख का, और घर के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है 20 लाख का। यानी आज के तारीख में 50 लाख का लोन बप्पू लेके बैठा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में आप में से कोई पप्पू बाप के पास गया और बाप से बोला कि पापा पापा मैंने ना गंदेस कॉमर्स क्लासेस ज्वाइन किया है और गंदेस कॉमर्स क्लासेस में मुझे जाने के लिए गाड़ी चाहिए, मुझे मर्सिडीज बेंज दिला के दो। मैं भी गंदेज में मर्सिडीज लेके जाऊंगा, ताराचंद सर की बलेनो के बाजू में अपनी कार लगाऊंगा, मस्त पैकी लड़कियों पे इंप्रेशन झाड़ूंगा। ऐसी डिमांड पप्पू ने बाप से की। बाप बोला बेटे मर्सिडीज बहुत महंगी आती, 50 लाख 40 लाख 30 लाख की आएंगी, इतने रुपए अपने पास नहीं है। तो पप्पू बोले मेरे को नहीं पता, मेरे को मर्सिडीज बेंज चाहिए, मैं गंदेस कॉमर्स क्लासेस में जाऊंगा तो मर्सिडीज लेके जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। बाप ने समझाया बेटे पप्पू वो बहुत महंगी गाड़ी है, अपने पास इतने पैसे नहीं है। तो पप्पू ने भी बाप को समझाया, बोले पैसे नहीं है ना तो लोन लो, लेकिन मेरे को गाड़ी दिलाओ। बाप ने बताया क्या आंसर दिया इस पे? बाप ने इस पे आंसर दिया कि बेटे मैंने ऑलरेडी 50 लाख का लोन लिया है, मेरे सिर पे ऑलरेडी 50 लाख की लाइबिलिटी है और मैं लाइबिलिटी उठाने के पोजीशन में नहीं हूं। तो बाप ने पप्पू से जो बोला ना कि मेरे मत्थे पे ऑलरेडी 50 लाख की लाइबिलिटी है, इस सेंटेंस का मतलब क्या था? तो बाप ने जो बोला कि मेरे मत्थे पे, मेरे ऊपर ऑलरेडी 50 लाख की लाइबिलिटी है, इसका मतलब निकलता है कि बप्पू पापा इज ऑलरेडी लाइबल टू पे। वो ऑलरेडी लाइबल टू पे है यार। 50 लाख रुपए बैंक का लोन रीपे करना बाकी है। द पापा इज लाइबल टू पे, इज कॉल्ड एज इज लाइबिलिटी। समझा? So what is the liability? Is an amount which the business which
आई एम लाइबल टू पे। लेकिन वो तो बाप का किस्सा था ना, हम बिजनेस में जाएंगे। तो बिजनेस के केस में सर लाइबिलिटी का मतलब क्या है? वही है, सिर्फ डेफिनेशन बोलते समय ऐसी बोली जाएगी कि व्हाट इज लाइबिलिटी? इज एन अमाउंट, मींस एन अमाउंट व्हिच द बिजनेस इज लाइबल टू पे। जो पैसा बिजनेस ने कल जाके लोगों का लौटाना है, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस की लाइबिलिटी। लाइबल टू पे, लाइबल टू पे इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी। ठीक है, चलो इसे समझने के लिए एक काम करते हैं, एक केस स्टडी लेते हैं। अच्छा, उस केस स्टडी में चलते समय डेफिनेशन लाइबिलिटी थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ था? मींस एन अमाउंट विच द बिजनेस इज लाइबल टू पे। तो एक केस स्टडी लेते हैं, फिर समझते हैं, तो सारे टर्म्स आपको अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मान के चलिए ये रहा पप्पू, ये रहा पप्पू, ये रहा पप्पू। पप्पू ने सपोज कोई बिजनेस शुरू किया, ये रहा पप्पू, पप्पू ने कोई बिजनेस शुरू किया। अच्छा, पप्पू ने बिजनेस शुरू किया, ये रहा बिजनेस पप्पू का, ये रहा पप्पू का बिजनेस। अच्छा, पप्पू ने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस शुरू करते समय पप्पू ने 1 लाख रुपए बिजनेस में डाल दिए। ये थोड़ा सा मैं इरेज करता है, थोड़ा सा, ये कोई मेरे काम का फिलहाल नहीं है। हाँ, पप्पू ने बिजनेस शुरू किया और पप्पू ने बिजनेस में कितने रुपए डाले? 1 लाख रुपए डाल दिए। सही है? तो सर ये जो 1 लाख रुपए पप्पू ने बिजनेस में डाले, इसे क्या बोला जाएगा? पता है हम सभी को, इज कॉल्ड एज कैपिटल। बिकॉज कैपिटल मीन्स मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस, है ना? कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल मीन्स मनी इन्वेस्टेड बाय, मीन्स मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। सही है? हाँ। अच्छा, तो सादी भाषा में कहना है कि पप्पू ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिए। सही है? अच्छा, मैं ये भी कह सकता कि मैंने, सर मैंने बोले तो मैं कौन? बिजनेस। आज के बाद मैं आपके लिए ताराचंद सर नहीं, मैं बिजनेस हूं। तो मैं ये भी कहूंगा कि बिजनेस ने, मैंने पप्पू से 1 लाख रुपए लिए। अच्छा, लिए तो कल जाके लौटाने पड़ेंगे। जब बिजनेस मेरा बंद होगा, दुकानदारी बंद हो जाएगी, बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा, उस दिन मुझे ये 1 लाख रुपए पप्पू को लौटाने पड़ेंगे, पेड करने पड़ेंगे। तो आज पेड हुए कि पेबल है? आज तो पेबल है ना, तो पेबल है, तो आज के तारीख में ये मेरे बिजनेस की लाइबिलिटी है। आज के तारीख में ये मेरे बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी। बिकॉज लाइबिलिटी का मतलब क्या है? लाइबिलिटी मीन्स एन अमाउंट विच द बिजनेस इज लाइबल टू पे इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी। मीन्स एन अमाउंट विच इज पेबल बाय द बिजनेस। सही है? मैं सादी भाषा में तो यही कहूंगा ना कि मैंने पप्पू से 1 लाख रुपए लिए, जो कल जाके उसको पेबल है, पेबल है तो मेरी लाइबिलिटी है। बिकॉज लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी? इज एन अमाउंट, मींस एन अमाउंट व्हिच द बिजनेस इज लाइबल टू पे इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी। सही है? चलो और केस स्टडीज को आगे बढ़ाते हैं। केस स्टडी में अब बिजनेस शुरू किया पप्पू ने। अब बिजनेस शुरू किया तो सिर्फ 1 लाख रुपए से तो धंधा नहीं चलेगा, बिजनेस को और अच्छा सेटल करने के लिए और पैसा लगेगा। तो बिजनेस ने क्या किया? बैंक से लोन लिया। हाँ, लेकिन एक डाउट है यार, आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर पप्पू और उसका बिजनेस एक ही तो है। आज अगर पप्पू ने 1 लाख रुपए कैपिटल के तौर पे बिजनेस में डाले, तो बिजनेस क्यों डायलॉग मार रहा है कि पप्पू तेरे पैसे कल जाके तेरे को पेएबल है? ऐसा क्यों बोल रहा है? इसके पीछे का रीजन ये है कि अकाउंटेंसी नाम के सब्जेक्ट में कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। जब भी बेटे हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते ना, तो हर एक सब्जेक्ट में उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे साइंस भी पढ़ोगे, कोई अगर एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है तो उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स है। तो वैसे ही अकाउंटेंसी में भी कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जिसमें से एक प्रिंसिपल का नाम है, मैं कहूंगा, इज सेपरेट एंटिटी
कॉन्सेप्ट। क्या है इसका मतलब? सेपरेट यानी अलग, एंटिटी यानी ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्ट यानी प्रिंसिपल। तो इसका फुल मीनिंग क्या निकलता है? सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल। सर क्या कहना है इस प्रिंसिपल का? तो इस प्रिंसिपल का कहना यह है कि द बिजनेस एंड द ओनर आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। कोई भी ट्रांजैक्शन जब भी आप अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करोगे तो रिकॉर्ड करते समय एक बात ध्यान में रखना कि द बिजनेस एंड द ओनर आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर आज की तारीख में ओनर ने 1 लाख रुपए कैपिटल के तौर पे बिजनेस में डाले हैं तो मैं एक एंगल से इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये कहूंगा कि बिजनेस ने 1 लाख रुपए पप्पू से लिए जो कल जाके उसको पेबल है, बिकॉज बिजनेस इज सेपरेट लीगल एंटिटी। बात समझ में आई? इज अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस अलग, ओनर अलग। बात समझी? हाँ। तो जिसकी वजह से बिजनेस कहेगा ए ओनर तेरे पैसे कल जाके तेरे को पेबल है, पेबल है तो मेरी लाइबिलिटी है। समझ गया? तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ध्यान में रखना, मैं धीरे धीरे मेरे वीडियोस में एक एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताते जाऊंगा, ऐसे 8 to 9 अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, आगे। अच्छा, अब बिजनेस को अच्छे से सेटल करने के लिए बैंक से लोन लिया गया। अच्छा, बैंक से लोन लिया गया, सर कितने का? 50,000 रुपीज का लोन लेने में आया। मैं ये कहूं क्या कि बिजनेस ने बैंक से 50,000 का लोन लिया जो कल जाके उसको पेबल है, पेबल है तो ये भी मेरी क्या बन गई आज के तारीख में? लाइबिलिटी बन गई, है ना? हाँ, तो ये भी मेरी लाइबिलिटी है। अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं। अब पप्पू ने बिजनेस शुरू किया तो पप्पू बिजनेस में मक्खी तो नहीं मारने वाला, कोई प्रोडक्ट खरीद के लाना पड़ेगा और उसको सेल करना पड़ेगा प्रॉफिट मार्जिन लगा के। तो इसलिए पप्पू ने क्या किया कि गुड्स खरीद के लाए। सर किससे खरीद के लाए? तो ये रहा सुरेश। सुरेश नाम के पर्सनालिटी से, इंसान से उसने गुड्स खरीद के लाए। सर ये सुरेश कौन है? हमारे बिजनेस का सप्लायर है। कौन है हमारे बिजनेस का? सप्लायर। अच्छा, सप्लायर से बिजनेस ने गुड्स खरीद के लाए। सर कैश में लाए कि क्रेडिट पे लाए? तो क्रेडिट पे लाए, क्रेडिट यानी उधारी पे लाए। अच्छा, मैंने बोले तो बिजनेस से सप्लायर सुरेश नाम के सप्लायर से गुड्स उधारी पे खरीद के, प्रोडक्ट उधारी पे खरीद के लाया। उधारी यानी क्रेडिट पे खरीद के लाया, तो क्रेडिट पे देने वाला क्रेडिटर। क्या बोला जाता है अकाउंट्स की भाषा में, कॉमर्स में? क्रेडिटर का मतलब क्रेडिट पे देने वाला इज अ क्रेडिटर। तो क्रेडिटर तेरे से मैंने गुड्स उधारी पे खरीद के लाए। सर कितने के? 30,000 रुपयों के गुड्स उधारी पे खरीद के लाए। तो सर 30,000 रुपए पेड हो गए कि पेबल है? पेबल है। तो मैं सुरेश को याद रखूं कि भूल जाऊं? याद रख, क्योंकि पैसा अभी भी पेबल है ना, और जो पेबल रहता है वो बिजनेस की क्या कहलाती? लाइबिलिटी। बात समझ में आई? तो व्हाट इज लाइबिलिटी? इज एन अमाउंट व्हिच द बिजनेस इज लाइबल टू पे, इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी। समझ गया सबको? हाँ। तो दीज आर द लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। ऐसी कुल मिला के कितनी लाइबिलिटी है रे बिजनेस की? 1,80,000 रुपयों की लाइबिलिटी आज के तारीख में बिजनेस के मत्थे पे है। क्लियर सबको? अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे गंधेश कॉमर्स क्लासेस में सारे एम्प्लॉइज ने मई महीने में काम किया, यानी गंधेश कॉमर्स क्लासेस ने मई महीने में एम्प्लॉइज से सर्विसेज ली, सेवा ली, लेकिन अब तक के सैलरी दी नहीं है। सर्विस तो ले ली ना, सैलरी देनी चाहिए थी ना, तो पेड नहीं की है, तो मैं कहूंगा पेबल है। और पेबल है तो ये भी आज के तारीख में गंधेश कॉमर्स क्लासेस नाम के बिजनेस की लाइबिलिटी है। तो इसलिए एग्जांपल में हमने लिखा है कैपिटल इज द लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, बैंक लोन इज द लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग O/S इज आउटस्टैंडिंग सिंबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। अच्छा, हमने मई महीने में प्रीमाइसेस यूज की रेंट पे,
लेकिन अब तक के रेंट दिया हुआ नहीं है, तो मैं कहूंगा पेबल है, और पेबल है तो मेरी लाइबिलिटी है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। समझ गया दोस्तों? तो व्हाट इज लाइबिलिटी, हमने क्या सीखा? व्हाट इज लाइबिलिटी? इज एन अमाउंट व्हिच द बिजनेस इज liable to pay is called as liability. What is liability? Is an amount which the business is liable to pay is called as liability. क्लियर है सबको? अच्छा, अब अकाउंटेंसी अगर आपको पढ़ना है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिनमें से पहला टर्म हमने पढ़ा था कैपिटल। आज हमने शुरू किया लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में भी कुछ टाइप्स है दोस्तों, टाइप्स। अच्छा, टाइप्स कौन कौन से सर? तो ऐसे खास करके 3 टाइप्स मैंने क्लासिफाई किए हैं, जिनमें से पहला है इज अ करंट लाइबिलिटी। सर कोई करंट लगता क्या जो नाम दिया करंट लाइबिलिटी? नहीं, वैसे लाइबिलिटी के नाम पे करंट ही लगता है, लेकिन करंट लगता है इसलिए ये करंट लाइबिलिटी नहीं है। ये करंट लाइबिलिटी इसलिए है बिकॉज द मनी इज पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। बात समझ में आई? जो पैसा बिजनेस ने 1 साल के अंदर लौटाना है उसे बोला जाता है बिजनेस की करंट लाइबिलिटी, या दूसरी भाषा में शॉर्ट टर्म बोले तो शॉर्ट पीरियड लाइबिलिटी। तो व्हाट इज करंट लाइबिलिटी? is an amount, means an amount which the business is liable to pay within 1 year. जो पैसा बिजनेस ने 1 साल के अंदर लौटाना है उसे बोला जाता है बिजनेस की करंट लाइबिलिटी। बात समझी दोस्तों? हाँ। अच्छा, करंट लाइबिलिटी के एग्जांपल्स कौन से सर फिर इनमें से? तो करंट लाइबिलिटी का एग्जांपल, बैंक से लोन लिया, 5 साल के लिए लिया, तो इज पेबल आफ्टर 5 इयर्स ना, सो इज नॉट माय करंट लाइबिलिटी। अच्छा, कैपिटल, पप्पू का कैपिटल कब लौटाएगा बिजनेस? तो पप्पू का कैपिटल लौटाएगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस, जब बंद होगा। और वो बंद कब होने वाला है वो तो आज अनसर्टेन है, हमको नहीं पता। तो इतना तो पक्का कि कोई भी बिजनेस जब शुरू करता है इंसान तो लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही शुरू करता है। तो इज पेबल आफ्टर सो मेनी लॉन्ग पीरियड, बोले तो आफ्टर 1 ईयर, सो इज नॉट अ करंट लाइबिलिटी अगेन। अच्छा सर, क्रेडिटर से उधारी पे गुड्स खरीद के लाए, अच्छा उधार क्रेडिट मिलेगा कितना? 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, सो द मनी इज पेबल विद इन 1 ईयर ना, सो दैट्स व्हाई इज माय करंट लाइबिलिटी। ये मेरी बन गई करंट लाइबिलिटी, बिकॉज क्रेडिटर्स को पैसा पेबल है, सुरेश को पैसा पेबल है विद इन 1 ईयर, दैट्स व्हाई इज माय करंट लाइबिलिटी। क्योंकि करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? Current liability are those liability which the business is liable to pay within 1 year. समझा सबको? अच्छा, उसके बाद करंट लाइबिलिटी के बाद दूसरा प्रकार है, मैंने एग्जांपल भी लिखे दोस्तों, क्रेडिटर्स, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी। एम्प्लॉइज में मैंने मई महीने में काम किया गंदेज में, लेकिन एम्प्लॉइज की सैलरी अब तक के पेड नहीं हुई है, तो मैं कहूंगा पेबल विद इन 1 ईयर। अरे एम्प्लॉय की सैलरी में 1 महीना रोक सकता, 2 महीना रोक सकता, 3 महीना, 1 साल के ऊपर कैसे रोकू? एम्प्लॉइज मार देंगे यार मेरे को फिर। हाँ, सो इट इज पेबल विद इन 1 ईयर, अगेन इज माय करंट लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट इज ऑल्सो पेबल विद इन 1 ईयर, इज माय करंट लाइबिलिटी। दूसरा प्रकार है नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। दोस्तों ये कौन सी थी? करंट बोले तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, और ये कौन सी है? लॉन्ग टर्म, या दूसरी भाषा में नॉन करंट लाइबिलिटी। तुम बोल भी सकते जल्दी करंट नहीं देती इसलिए नॉन करंट, क्योंकि पैसा आराम से लौटाना है, आप समझ गए होंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है देखो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज वेयर द अमाउंट व्हिच द बिजनेस इज लाइबल टू पे आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, जहां पैसे लौटाने हैं लेकिन 1 साल के बाद। सर कौन सी है फिर इनमें से, बताओ कौन सी है? तो बैंक का लोन 5 साल के बाद लौटाना है, सो इज माय लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप लौटाना है ओनर का, पप्पू का, सो इज माय लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो व्हाट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? व्हाट इज नॉन करंट लाइबिलिटी? व्हिच द बिजनेस इज लाइबल टू पे आफ्टर 1 ईयर। करंट जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत सालों के बाद पैसा लौटाना है, तो नॉन करंट। समझ गया? करंट लाइबिलिटी में करंट जल्दी मिलेगा क्योंकि पैसा जल्दी लौटाना है। चलो,
एक्स्ट्रा टाइप। अच्छा, कौन कौन से देखे अभी तक के हमने? लाइबिलिटी का मतलब क्या देखा? इज एन अमाउंट विच द बिजनेस इज लाइबल टू पे। टाइप्स में क्या देखा? पहला करंट लाइबिलिटी विच द बिजनेस इज लाइबल टू पे विद इन 1 ईयर। व्हाट इज नॉन करंट लाइबिलिटी? विच द बिजनेस इज लाइबल टू पे आफ्टर 1 ईयर। एंड थर्ड प्रकार टाइप, दैट इज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट शब्द का मतलब होता है डिपेंडेंट। क्या होता है कॉन्टिंजेंट शब्द का मतलब? डिपेंडेंट। अच्छा, डिपेंडेंट, कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मींस व्हाट सर? तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी आर दोज लाइबिलिटी which the business may liable to pay or may not be। जो बिजनेस ने देनी पड़ भी सकती या देनी नहीं भी पड़ सकती, इज कॉल्ड एज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। सर कैसे? कुछ समझा नहीं। जैसे सपोज दोस्तों मेरी कोई फैक्ट्री है, मेरे फैक्ट्री में, मेरी आरा मशीन वाली फैक्ट्री नहीं, क्या लकड़ा कट्टा जहां पे, वो फैक्ट्री है, और मेरे फैक्ट्री में आप सारे वर्कर्स के तौर पे काम करते हैं। आप मेरे वर्कर्स हो। आप में से एक वर्कर, कोई पप्पू है ना, हाँ, तो कोई आप में से ही कोई वर्कर, जैसे कि रमेश नाम के वर्कर का क्या हुआ कि रमेश नाम के वर्कर ने मशीन में लकड़ा डालने की बजाय अपना हाथ ही डाल दिया। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन हाथ डालने की वजह से हाथ कट गया। यानी मेरे फैक्ट्री में काम करते समय वर्कर का एक्सीडेंट हुआ। तो भारत में दोस्तों एक कायदा बना है जिसका नाम है वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, जो कहता है कि ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट या इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कोई एक्सीडेंट होता है, देन द एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन टू हिज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। तो रमेश का कहना है, साहब आप क्या काम करते करते मेरा हाथ चला गया, 10 लाख का था, मुझे 10 लाख का कॉम्पेंसेशन चाहिए। उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हुई है या समाप्त हुई है ना, तो वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन उसे चाहिए। अच्छा, अब 10 लाख रुपए मांग रहा है रमेश, तो क्या मैं भी 10 लाख रुपए दे दूं क्या? मैं कौन हूं? बिजनेस ओनर, एम्प्लॉयर, बिजनेस, ठीक है। तो 10 लाख मांग रहा है मेरा वर्कर, तो दे दूं क्या? मैंने बोला यार मैं नहीं दूंगा, मैं भी अपने बचाव में, डिफेंस में कुछ बोलूंगा ना, कायदे में भी लिखा हुआ है यार। तो मैंने भी बोला डिफेंस में कि ये वर्कर, ए रमेश, तू मेरे यहाँ जब काम पे आया ना तो कल्टी मार के आया था, दारू पी के आया था, जिसकी वजह से हाथ को ही लकड़ा समझ के डाल दिया। आई एम नॉट लाइबल टू पे एनी काइंड ऑफ वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन। कायदे में भी लिखा हुआ है कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक अगर आप होंगे तो कॉम्पेंसेशन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो वर्कर की गलती थी ना। तो रमेश का बोलना था कि मैं तो ड्रिंक करके ही नहीं था, मेरा बोलना था तू ड्रिंक करके था। रमेश बोला कॉम्पेंसेशन चाहिए, मैं बोला मैं नहीं दूंगा। तो रमेश बोले मैं तुम्हारे खिलाफ केस डाल दूंगा, मैं बोला चला जा डाल दे। तो नाउ द रमेश हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ उसने केस डाल दी। अच्छा सर, केस का जजमेंट आया है क्या? नहीं, अभी आने का है। जजमेंट मेरे फेवर में भी आ सकता, रमेश के फेवर में भी आ सकता। मेरे फेवर में आया तो आई एम लाइबल टू पे, मेरे फेवर में नहीं आया, सॉरी मेरे फेवर में आया तो आई एम नॉट लाइबल टू पे, और मेरे फेवर में नहीं आया तो आई एम लाइबल टू पे, मुझे कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। सही है ना? हाँ, तो डिपेंड करता है जजमेंट क्या आता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे कॉम्पेंसेशन वर्कर को देना है कि नहीं देना है। तो आज के तारीख में मैं ये बोलूं क्या कि द माय बिजनेस मे लाइबल टू पे और मे नॉट बी, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज माय कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ये मेरे लिए क्या बन गई? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी विच माय बिजनेस मे लाइबल टू पे और मे नॉट बी। बात समझ में आई दोस्तों? So what is contingent liability? Is an amount which the business may liable to pay or may not be। तो सर क्या इस contingent liability को हम liability की लिस्ट में नहीं लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे फिलहाल। सर क्यों? अरे ये आज के तारीख में as such मेरी कोई liability नहीं है, कोई actual liability है ही नहीं ना, which I am liable to pay, I may liable to pay or may not be। अनसर्टेन है, अनिश्चित है, डिपेंड करता है कोर्ट का जजमेंट क्या आता है।
तो इसलिए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को लाइबिलिटी की लिस्ट में, हम जब बिजनेस की लाइबिलिटी की लिस्ट बनाएंगे तो लाइबिलिटी की लिस्ट में लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस लिस्ट के नीचे हम फुट नोट के जरिए ये पक्का बताएंगे अपने ओनर को, जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, उसको फुट नोट के जरिए, फुट समझा, फुट नोट के जरिए हम बताएंगे कि देयर इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऑफ वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन ऑफ ₹10 लाख, जो बिजनेस पे, फर्म पे आ सकती है, आई नहीं है, आ सकती। सिर्फ हम हमारे ओनर को, शेयर होल्डर्स को, कंपनी के तो रिपोर्टिंग करेंगे लाइबिलिटी के लिस्ट के नीचे फुट नोट के जरिए। ठीक है, तो दोस्तों समझ गया आपको व्हाट इज लाइबिलिटी? तो हमने क्या सीखा, एक बार रिवाइज करो। व्हाट इज लाइबिलिटी? इज एन अमाउंट विच द बिजनेस लाइबल टू पे। अच्छा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। पहली, करंट लाइबिलिटी विच द बिजनेस इज लाइबल टू पे विद इन 1 ईयर। अच्छा, सेकंड, नॉन करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी विच द बिजनेस इज लाइबल टू पे आफ्टर 1 ईयर। तीसरा, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी विच द बिजनेस मे लाइबल टू पे, मे नॉट बी, दैट इज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। तो दोस्तों आशा करता हूं लाइबिलिटी नाम का टर्म आपको समझ गया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। अगले टर्म के लिए वेट करिए मेरे अगले वीडियो का। ठीक है, चलो, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।